Morning all. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, sir. 2 मिनट और रुकते हैं तो फिर start। ओके तो स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में से कि अभी तक जो मैंने पढ़ा था मैं इसको एक बार समराइज कर दूं दैट आपकी नॉलेज में दोबारा से रिफ्रेश नहीं करते। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 इसलिए बिकॉज ये 1872 में एग्जिस्टेंस में आया था एंड लीगली वैलिड ठीक है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और हाँ ये हमारे independence से पहले का contract है and it is applicable on whole of India that is not including the territory of Jammu and Kashmir which is now we have become an integral part of India पहले नहीं था after removal of article 370। उसके बाद में कोई भी contract आपका contract का बनता है जब उसके अंदर दो चीजें होती हैं first is your agreement and second one is your legal जो relations होते हैं उसके। आपने agreement की चीजें पढ़ी थी कि आपका एक agreement कब बनेगा agreement की essentials क्या होने चाहिए एग्रीमेंट के what are the parties to the agreement valid agreements what would be the void agreements and what would be the voidable agreements and what would be the voidable issue agreements and there were quasi agreements भी थे social contract भी थे quasi contracts भी थे। बाद आप लोगों ने पढ़ा ऑफर क्या होता है एंड कि एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को ऑफर करती है the offer what are the sorry उससे पहले आपने पढ़ा था कि what is the essential elements of the चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए कोई भी ऐसी चीज जो कि उसको इलीगल बनाए वो नहीं होना चाहिए ठीक है। एंड एक केस लो मैंने आपको बताया था कैरलिन वर्सेस कार्बोरी स्मोक बॉल एंड कंपनी दैट इज फॉर द जनरल ऑफर हियर ऑफर किसी एक हैज बीन मेड टू पब्लिक एट लार्ज तो
उसको कोई भी कभी भी एक्सेप्ट कर सकता है एंड यू नो अगर उस या उस ऑफर के कोई भी सर आपकी वॉइस कभी तेज हो रही है कभी स्लो हो रही है। सर क्योंकि मैं कभी कभी तेज बोल रहा हूँ कभी कभी स्लो बोल रहा हूँ सर क्लियर भी नहीं हो रही है वॉइस, कम समझ आ रहा है क्या मतलब आप बोल रहे हो। अभी समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेकंड जस्ट अभी ठीक आ रही है? हेलो अभी ठीक आ रही है? हाँ सही है। ठीक है ओके। तो उसमें एक आपका एक केस लॉ था कार्नेल वर्सेस कार्बोनिक स्मॉल बॉल एंड कंपनी। ये आप केस लॉ याद करना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद ये स्टडी स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर, जो कि एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है। क्रॉस ऑफर, जहाँ पे दोनों पार्टी से एक दूसरे को ऑफर करते हैं। काउंटर ऑफर, एक पार्टी एक को ऑफर करती है दूसरी पार्टी उसका काउंटर करके उसको दूसरा ऑफर करती है। एंड जिसका भी ऑफर एक्सेप्ट होगा अदर पार्टी का जो ऑफर है वो वॉइड हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। इसके बाद सेकंड था स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर, जो कि एक थोड़े से टाइम के लिए आपका वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और आज के लिए अगर हम स्टार्ट करें तो वील स्टार्ट टुडे बाय लाइक एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, कि अगर किसी भी ऑफर को आपको वैलिड बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए तभी वो वैलिड बना जाएगा, else it will be an invalid offer. First point is it must be capable of creating legal relations. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कोई भी ऑफर अगर कभी किसी को करते हैं तो उसमें लीगल रिलेशन की इंटेंशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लीगल रिलेशन ही नहीं बनाना चाह रहे हैं उससे। ठीक है, अगर वो लीगल रिलेशन बनाएगा तभी वो वैलिड ऑफर माना जाएगा, एल्स नहीं माना जाएगा। सेकंड इज इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। इफ यू रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपका सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए, उसमें मतलब ये जो अगर आपको एग्जांपल याद हो 200 टन ऑफ ऑयल आपको एक ए ने बी से कहा था कि सप्लाई में 200 टन ऑफ ऑयल, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑयल और कहाँ सप्लाई करना है, कितना करना और कौन सा ऑयल करना है, किस क्वालिटी का करना है, वो कुछ भी नहीं था। दैट वाज नॉट सर्टेन, दैट विल नॉट बी वैलिड ऑफर। डेफिनेट होना चाहिए, मतलब एक टाइम पीरियड होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट कि आपने कुछ भी उठा करके उसको बोल दिया तो वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। थर्ड वन इज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफरर जो फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, फॉर एग्जांपल अगर ए आपको बी को बता रहा है कि जैसे द ऑफर, तो बी को ऑफर कम्युनिकेट भी होना चाहिए। यू कैन नॉट प्रिज्यूम कि बी को अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, ये वाला लैंडमार्क केस लॉ याद कर लीजिएगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। An offer to be complete must be communicated to the person to whom it is made. Otherwise, there can be no acceptance of it. Unless an offer is communicated, there can be no acceptance by it. An acceptance of an offer, ignorance of the offer is not acceptance and does not confer any right to the acceptor. यहाँ पे आप ना में या you cannot take silence as a yes. You'll always take silence as a no. अगर उसने नहीं एक्सेप्ट किया है तो आप उसको ये नहीं मानेंगे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, आप उसको ये ही मानेंगे कि वो एक्सेप्ट उसने नहीं किया है। ठीक है, फैक्ट्स ऑफ द केस, गौरी दत्त sent his servant Lalman to trace his missing nephew. He then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward. Lalman traced the boy in ignorance of this announcement. Subsequently, when he came to know of the reward, he claimed it. Held he was not entitled to the reward as he did not know the offer. अगर गौरी दत्त लालमन को पहले ही बोल देते कि अगर आप मेरे को मेरा नेफ्यू लाके ढूंढ के लाके दे देंगे, then you will be entitled for a certain reward, तब लालमन उस रिवॉर्ड के लिए हकदार होते। बट बिकॉज गौरी दत्त ने लालमन को ये चीज नहीं कही थी तो लालमन उस रिवॉर्ड के अब हकदार नहीं है। Any doubt? No sir. Okay.
And the fourth point is it must be made with a view to obtaining the assent of the other party. Similarly, कि अगर मैंने आपको कोई ऑफर प्रपोज किया है तो उसमें मैं आपकी हाँ लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो और अगर ऐसा नहीं है तो इट विल नॉट बी अ वैलिड ऑफर. फिफ्थ, इट मे बी कंडीशनल. आपका अगर जैसे मान लीजिए ए अगर बी को कोई ऑफर करता है तो दैट कुड बी कंडीशनल, कि अगर ऐसी चीज हो जाएगी तब ये चीज हो जाएगी. एग्जांपल के तौर पे अगर पढ़ते हैं, offerer may ask for payment by RTGS and NEFT etc. The offeree will have to accept all the terms of the offer, otherwise the contract will be treated as invalid. अगर उसने कंडीशन अगर कोई लगाई है कि पेमेंट मेरे को कैश नहीं चाहिए, आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू ही चाहिए, तो ऑफरी उसको एक्सेप्ट करेगा तभी वो वैलिड माना जाएगा, एल्स वो इनवैलिड माना जाएगा. तो इट मे बी कंडीशनल. 6 पॉइंट, offer should not contain a term the non compliance of which would amount to acceptance. मतलब बेसिकली कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने ये चीज नहीं की तो हम लोग इसको एक्सेप्टेंस मान लेंगे. फॉर एग्जांपल, A proposes B to purchase the Android mobile for 5,000 and if no reply by him in a week, it would be assumed that B had accepted the proposal. ऐसा कभी भी नहीं होगा. Again, the silence will not be taken as a yes, it will be taken as a no. Next point, the offer may be either specific or general. Offer जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा था, specific people को जा सकता है या फिर at a public at a large को भी जा सकता है. So that will depend कि आप किस तरीके का offer propose कर रहे हैं. Next point is the offer may be expressed or implied. Express which means कि आप properly इसको express कर रहे हैं words में, and implied means कि वो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि implied है कि ऐसा होगा ही होगा. For example, कुली ने आपका सामान उठाया when you were at a railway station or a bus stand and आपने उसको मना नहीं किया, which means that was an implied agreement between you and that कुली कि उसने आपका सामान उठाया and you will pay that कुली a certain amount of money जो भी वो मांगेगा, because वो अगर उसने आपका सामान उठाया तो implied था and उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी अगर आपने मना नहीं किया तो. 9 point, offer is different from a mere statement of intention and invitation to offer, a mere communication of information, casual equity, prospectus and advertisement. दोबारा पढ़ते हैं. Offer is different from a mere statement of intention. अगर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट पास की है intentionally, ऑफर उससे डिफरेंट होता है. ऑफर आपका इन्विटेशन टू ऑफर से डिफरेंट होता है एंड अ मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से भी डिफरेंट होता है. ठीक है, कैजुअल इक्विटी से डिफरेंट होता है, प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट से भी डिफरेंट होता है. आगे जाके समझते हैं इसको धीरे धीरे लाइन बाय लाइन समझेंगे. सर आप अटक गए. इंटरनेट में प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इन्विटेशन. अगर आपने कोई स्टेटमेंट पास की है इंटेंशन की, सॉरी नॉट इन्विटेशन, इंटेंशन की, अगर आपने कोई एक स्टेटमेंट पास किया दैट यू वांट टू डू दिस, वो ऑफर नहीं माना जाएगा. अगर आपने इन्विटेशन भेजा है ऑफर का, दिस इज सेपरेट है, इसके लिए हम लोग अभी नीचे ही इसमें इन दिस क्लास में बहुत डीप में पढ़ेंगे व्हाट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, वो भी नहीं माना जाएगा. मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं माना जाएगा कि मैंने अगर आपको कोई या फिर ए ने अगर बी को कोई सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की है तब भी वो ऑफर नहीं माना जाएगा. कैजुअल इक्विटी के केस में भी नहीं माना जाएगा, प्रोस्पेक्टस के केस में भी नहीं माना जाएगा एंड एडवर्टाइजमेंट के केस में भी नहीं माना जाएगा. जैसे अगर कोई किसी को एडवर्टाइजमेंट अगर करते हैं आप किसी चीज के, देन इट विल नॉट लीड टू एन ऑफर. आगे बढ़ते हैं. A statement of invitation and announcement. A father wrote his son about his wish of making him the owner of all his property is a mere statement of intention. ठीक है, फादर बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देना चाहते हैं बेटे को, तो दैट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन कि वो चाहते हैं, ऑफर नहीं किया उन्होंने कि वो बन जाएगा. Example 43, an announcement to give scholarship to children scoring more than 95% in 12th board is not an offer. उन्होंने सिर्फ एक इंटेंशन दिखाई है कि अगर कोई भी अगर बोर्ड्स में 95% से ऊपर लेके आता है तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी. और ले आए तो फिर मिलेगी, फिर उसके बाद वो ऑफर में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद फिर आपकी दो पार्टीज होंगी, जब जिसके 95% आएंगे वो फिर स्कूल के पास जाएगा या फिर जिस इंस्टीट्यूट ने ऑफर किया उसके पास जाएगा. उसके बाद जाके उनके बीच में एक सर्टेन टॉक्स होंगी. उसके बाद उसमें वही फिर आपकी सारी एसेंशियल एलिमेंट्स लग जाएंगे आपके ऑफर के.
फिर ए ने क्योंकि ऑफर किया था बी को, बी ने एक्सेप्ट किया है उसको क्योंकि बी ने वो चीज फुलफिल की है, उसके बाद ए विल बी बाउंडेड आफ्टर फुलफिलिंग व्हेन वंस बी फुलफिल ऑल दो सर्टेन थिंग्स जो कि आपकी एसेंशियल हैं एक ऑफर को वैलिड करने के लिए। उसके बाद आपका एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। स्टेप बाय स्टेप आप चलो, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। कर देता हूँ सर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट पास ऑन की है जिसमें कि आपकी इंटेंशन है कि आप ऐसा करोगे, तो वो आपको ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इट इज जस्ट अ मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। फॉर एग्जांपल, फादर कहते हैं कि मेरी जो भी जायदाद है या फिर जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है उसका मालिकाना हक मेरे बेटे का है, ठीक है। तो वो जस्ट एक इंटेंशन है, वो ऑफर नहीं है, बिकॉज वो बाकी सारी चीजें फुलफिल नहीं करती। ऐसे ही अगर कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट अगर अनाउंस करता है कि वो स्कॉलरशिप देगा टू द चिल्ड्रन हु स्कोर 95% और मोर इन द 12th बोर्ड एग्जाम, इज नॉट एन ऑफर, क्योंकि उसने सिर्फ एक इंटेंशन पास की है, वो भी लीगली बाउंड नहीं है। उसने अभी किसी एक पर्सन को नहीं कहा ये चीज कि तुम अगर लेके आओगे तो मैं दूंगा। अगर वो ऐसा कहता तो वो एक कंडीशनल ऑफर हो जाता एंड ए और बी के बीच में एक ऑफर वाली चीजें चालू हो जाती। उसने बस ये एक इंटेंशन पास किया कि अगर कोई लेके आएगा तो उसको वो स्कॉलरशिप देंगे, एल्स वो नहीं देंगे। तो जस्ट एक ऑफर नहीं माना जाएगा, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इंटेंशन जो उसने एक स्टेटमेंट पास ऑन किया, ठीक है। Okay. Second, offer must be distinguished from an answer to a question. जैसे कि अगर मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे उसका आंसर देते हैं, तो ये ऑफर नहीं माना जाएगा। दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। केस लॉ पढ़िए, केस लॉ याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। केस लॉ हार्वी वर्सेस फेसी 1893। इन दिस केस तो सारे इम्पोर्टेंट है क्या? जो नहीं होंगे मैं बता दूंगा। इसमें कुछ केस लॉज हैं 8 या 10 के आसपास जो इम्पोर्टेंट। अगर आप नाम याद कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आप नाम याद नहीं कर पाते हैं तो 1 नंबर आपका हो सकता है कट जाए। अगर आप केस लॉ लिख के आते हैं, अगर आप सेक्शंस लिख के आते हैं तो वो आपको एग्जाम में कटिंग एज एडवांटेज देता है। सर ये आगे आगे जो लिखा है मतलब वो भी किसी नाम नाम से कि आप पूरे यही 1893 AC 552। आप सिर्फ ये याद कर लो, AC 1893 AC 552 छोड़ दो, केस का नंबर होता है, हर केस का एक यूनिक नंबर दिया जाता है, तो वो केस का एक यूनिक नंबर है, तो आप उसको छोड़ दो। सर मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करे, सिर्फ यही नाम याद कर ले। नहीं सर, आपको एक्सप्लेनेशन भी याद करनी पड़ेगी, मतलब एक्सप्लेनेशन आपको समझनी पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी। बिकॉज एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा कि ये वाले ये केस स्टडी है, और मतलब वो आपके सामने एक सिचुएशन बना के रख देगा एग्जाम में ना, कि इफ दिस हैपेंस दिस हैपेंस दिस हैपेंस, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए। वो जो केस स्टडी होगी आपकी, वो आपकी हार्वी फॉर एग्जांपल हार्वी वर्सेस फेसी केस लॉ के बेसिस पर ही होगी वो आपकी केस स्टडी, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपको आंसर इस तरीके से करना है कि व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द केस, जो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया होगा। उसके बाद व्हाट योर लॉ सेज, जो आपको सेक्शन और प्रोविजंस में मिलेगा, एंड उसके एडिशनली आप अपना केस लॉ कोट करेंगे, दैट इज हार्वी वर्सेस फेसी, कि ये केस लॉ है, इसके अंदर क्या हुआ था। उसके बाद आप कंक्लूजन पे जाएंगे कि कंक्लूजन अब इस चीज का ये है, ठीक है। तो हर लॉ का आंसर लिखने के 3 तरीके होते हैं सर। एक आता है पहला आपका फैक्ट्स ऑफ द केस, ये आपका पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है आपका कि आपका लॉ क्या कहता है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड उसके अंदर ही आपका एक केस लॉ आ जाएगा। एंड थर्ड होता है आपका व्हाट इज योर कंक्लूजन, कि अब इसके बेसिस पे आप कंक्लूड क्या कर रहे हैं, कि इधर एक पार्टी ठीक है या दूसरी पार्टी ठीक है या दोनों ही पार्टी ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो अब ये जो मैं केस तो आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, इनके जो नाम मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं बिकॉज इनके ऊपर केस स्टडी बनती है और एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर, इसीलिए आपको याद करना है। आपका नोट्स भी होंगे? सॉरी, नोट्स होंगे पूरे? मेरे सर ये आपको ये जो नोट्स यही मिलेंगे सर आपको, ये जो बुक से आप पढ़ रहे हैं
यही मिलेंगे आपको। और जो मैं यहाँ पे हेडलाइन अंडरलाइन करता हूँ, आप ये वाली अंडरलाइन कर लो। और जो मैं आपको चीजें बताता हूँ व्हाइल गिविंग यू द नॉलेज, आप उसके साथ साथ आप वो सारी चीजें याद करो, ताकि आपको पता रहे कि मैंने क्या बताया। मेरे हाथ के बने हुए नोट्स सर फायदा होगा नहीं, बिकॉज लॉ में ना आप कितने भी नोट्स बना लो, वो फिर मैं अगर बनाऊंगा भी तो वो मैं लॉ को ही कॉपी करके जो अपनी बुक्स में लिखा है उसको ही आइडियली मतलब 90% या 80% कॉपी करके मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें कोई फायदा होता नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो इंटेंशन है पढ़ने का, इज जस्ट दैट कि हमको लॉ को समझना है कि लॉ क्या बोलता है। मैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास में ये चीज समझा रहा हूँ कि लॉ क्या बोलता है, आपको लॉ समझिए। आप लॉ को मगअप मत करो, आप लॉ को ऐसा मत लेके चलो कि मैं इसको रट्टा मार के खत्म कर लेता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप लॉ को मगअप कभी भी नहीं कर सकते हैं। आपको समझना यही है कि लॉ क्या बोलता है, इसके अंदर की इंटेंशन क्या है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कहाँ पे जाके स्टैंड करेंगे, ठीक है। एंड व्हाट विल बी हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा एज पर लॉ, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो भी मैं अगर कुछ लिखता हूँ तो वो आप लिख लो अपनी बुक्स के अंदर। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर मैं देता हूँ तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स उसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आप ये वाली बुक से एंड जो भी आपके पास नोट्स आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको ये बताया कि एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर क्या होते हैं, तो आपके पास एक हेडिंग होनी चाहिए कि दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, और यहाँ पे पॉइंटर्स हैं 3rd 4th 5 6 7। अगर आप इसको लिख लेते हैं कि 7 पॉइंटर का मैंने ये एग्जांपल बताया था, या 8th का मैंने ये एग्जांपल बताया था, या फिर 9th के मैं ये वाले एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप उससे रिलेट कर पाएंगे ऑफलाइन जब आप पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। तो इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था सर, इन दिस केस प्रीवी काउंसिल succinctly explained the distinction between an offer and an invitation to offer. In the given case, the plaintiffs through a telegram asked the defendants two questions, namely, will you sell us bumper hall pen and telegraph lowest cash price. वो चीज है, डिफेंडेंट होता है जो डिफेंड कर रहा है, प्लांटिफ होता है जो केस करता है। The defendants replied through telegram that the lowest price for bumper hall pen is 900. ठीक है, the plaintiff sent another telegram stating we agree to buy bumper hall pen at 900. However, the defendants refused to sell the property at that price. The plaintiff sued the defendants, contending that they made an offer to sell the property at 900 and therefore they are bound by the offer. यहाँ तक समझिए। प्रीवी काउंसिल ने इसमें ये बताया था कि आपका डिफरेंस क्या होता है बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। प्लांटिफ्स जो फर्स्ट पार्टी है, यहाँ पे मैं इसको ये मैं समझा के चलता हूँ कि आपको ए एंड डिफेंडेंट, इसको हम लोग मान के चलते हैं बी। इन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है, एक टेलीग्राम के थ्रू। विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, ठीक है, एक जगह है ये बम्पर हॉल पेन, मतलब एक घर मान लो फॉर एग्जांपल, एक आप एक इसको हाउस मान लो, आप इसको एक हाउस मान लो। तो एक प्लांटिफ ने, ए पार्टी ने इनको 2 क्वेश्चन पूछे कि आप हमें अपना घर बेचोगे एंड जो लोएस्ट कैश प्राइस होगा वो इतना होगा। डिफेंडेंट ने कहा कि हम लोग लोएस्ट प्राइस जो रखेंगे वो रखेंगे 900, ठीक है। बी ने कहा कि मैं जो लोएस्ट प्राइस अपना रखूंगा वो रखूंगा 900। ए ने एक लेटर और भेजा जहां पे उसने कहा कि हम तुम्हारा घर 900 पे खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ए ने इनविटेशन दिया है ऑफर का, ऑफर नहीं है। However, the defendants refused to sell the property at that price. The plaintiff A ने B को sue कर दिया, contending that उन्होंने एक ऑफर किया था to sell the property at 900, therefore they are bound by the offer. However, the Privy Council did not agree with the plaintiffs on the ground that while plaintiffs had asked 2 questions, first, the defendant replied only to the second question by quoting price, but reserved their answer with regards to their willingness to sell. ये वाला पैराग्राफ हम दोबारा पढ़ो। ए ने ऑफर किया बी को कि मैं तेरा घर परचेज करना चाहता हूं और मुझे अपना लोएस्ट प्राइस बता दो, ठीक है।
बी ने बोला या ए ने बोला कि मैं 900 में मेरा लोएस्ट प्राइस जो 900 रहेगा, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि मैं बेचना चाहता हूँ या मैं खरीदना चाहता हूँ, इस तरीके से लेके चलो कि उसने ये नहीं कहा कि वो बेचेगा या खरीदेगा, बट उसने बोला कि लोएस्ट प्राइस जो 900 रहेगा। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोलती है ओके हम लोग परचेज करने के लिए तैयार हैं एट 900, और फिर बी ने मना कर दिया कि वो नहीं बेच रहा है। When A sued this party, like A sued when A sued B in a court of law, तो कोर्ट ने कहा क्योंकि A ने आपको B ने आपको सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताया था कि वो कितने में क्या है उसका लोएस्ट प्राइस, उसने ये नहीं कहा था कि वो बेचेगा या नहीं बेचेगा। यहाँ डिफरेंस है, अगर वो ये कह देता कि वो बेचना चाह रहा है तो एक ऑफर सप्लाई हो जाता, और दूसरा वहां पे फिर अगर वो कहता कि वो इतने में बेचना चाह रहा है, वहां पे आपका कंसिडरेशन आ जाता। बी ने सिर्फ बोला कि लोएस्ट प्राइस जो है 900 रहेगा। अब वो बेचना चाहता है या नहीं बेचना चाहता, इस 900 से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए कोर्ट ऑफ लॉ ने बोला कि आप ये नहीं कह सकते उससे कि अगर उसने अपना लोएस्ट प्राइस कोट कर दिया तो ये आप ये नहीं मान सकते हो कि उसने ऑफर आपको कर दिया था। इट वाज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर, बिकॉज उसने पहले वाले क्वेश्चन पे अपना आंसर जो रिजर्व किया था, उसने पहले वाले क्वेश्चन पे आंसर आपको नहीं बताया, ठीक है। मेड एन ऑफर, उसके बाद thus they made no offer at all. Their lordships held that mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contained no implied contract to sell to the person who had inquired about the price. अगर उसने कोई प्राइस पूछा है, that does not mean कि उसने अगर सेकंड पार्टी ने प्राइस बताया है तो that does not mean कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन हुई या फिर एक ऑफर हुआ। It was just a question, answer to a question. That's it. Any doubt? Anybody? मैं नहीं तो दोबारा लेके चलता हूँ इसी एग्जाम्पल। क्लियर है सर। क्लियर है सर? आप सिर्फ ये समझ के चलिए कि ए ने बी से 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, एंड बी ने जो मेन क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं किया, बी ने सिर्फ आपके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर किया। तो दैट डज नॉट मीन कि बी ने ऑफर किया एंड बी ने या फिर बी ने ऑफर एक्सेप्ट किया। दिस विल जस्ट मीन कि ए ने बी को क्वेश्चन पूछे थे, बी ने क्वेश्चन का आंसर दिया, तो ए बी के ऊपर केस नहीं कर सकता बिकॉज बी इज नॉट बाउंडेड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Second case law same है. The above decision was followed in McPherson versus Apenna, where the owner of the property said that he would not accept less than 6,000 for it. This statement did not indicate any offer, but indicate only an invitation to offer. Third point is, sir, a statement of price is not an offer. The price of product does not constitute it as an offer. आप ऊपर वाला केस लॉ भी से रिलेट कर सकते हैं। उसने पूछा था कि लोएस्ट प्राइस क्या होगा, उसने कहा था 900, तो ये आपका ऑफर नहीं बनाएगा इन एनी केस। इसे जस्ट एंड आपने एक स्टेटमेंट पूछी कि आपका प्राइस क्या होगा, उसने आपको प्राइस बता दिया, इट इज नॉट एन ऑफर, दिस इज जस्ट अ प्राइस टू एनीथिंग। नेक्स्ट है इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। In case of an invitation to make an offer, the person making the invitation does not make an offer, rather invites other party to make an offer. अगर A B को कोई invitation to offer भेज रहा है तो A B को offer नहीं भेज रहा है, इनफैक्ट A B को invitation भेज रहा है कि तू मुझे offer दे, ठीक है। His objective to send out the invitation that he is willing to deal with any person who, on the basis of such invitation, is ready to enter into contract with it subject to the final terms and conditions. मतलब A ने B को इनवाइट किया कि तू मेरे को ऑफर दे, B ऑफर देगा, A उसके बाद में एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद में ऑफर वैलिड होगा, उसके बाद में एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल, an advertisement for sale of goods by auction is an invitation to the offer. जहाँ पे एक होता है ना वो डंडा लेके बैठा होता है कि 1001, 1002, 1003, उसके बाद में वो इनविटेशन जाता है फ्रॉम द ऑप्शनर, ठीक है। एंड उसके बाद में जब सेकंड पार्टी जब एक्सेप्ट करती है तो वो उसको ऑफर करती है दैट यस आई एम विलिंग टू बाय दिस थिंग इन 1000, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये चीज ऐसे समझिए, या फिर इसको और समझो, या समझ में आ गया या मैं इसको और ज्यादा लेके चलूं?
सर समझा दो। समझा दो। आपने नीलामी देखी है पुरानी पिक्चरों में, जो नीलामी हुआ करती थी या फिर जो ऑक्शन हुआ करता था, ऑक्शन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं नीलामी, जो कि Yes, बोलते sir. हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं नीलामी। अब होता क्या है इसमें, मान लीजिए एक जो होता है आपका ऑक्शनर होता है, आईपीएल की नीलामी, आईपीएल देखा आपने, आईपीएल में ऑक्शन होती है, आईपीएल ऑप्शन होते सर। होती है ना। आईपीएल में एक चश्मे वाला बंदा बैठा हो, वो खड़ा होता है, वो प्लेयर्स के नाम लेके कहता है कि दिस इज द बॉलर, इसका बेस प्राइस है, दिस इज द बैट्समैन, इसका बेस प्राइस है, दिस इज द ऑलराउंडर, दिस इसका बेस प्राइस है। तो दैट ऑक्शनर इज गिविंग एन इनविटेशन टू ऑफर टू, फॉर एग्जांपल, मुंबई इंडियंस, ठीक है। एंड अगर मुंबई इंडियंस, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी एक है, अगर मैं ये कहूँ कि रोहित शर्मा की तरफ बात करूँ, उसका बेस प्राइस आप 12 करोड़ लेके चल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली। तो रोहित शर्मा का बेस प्राइस 12 करोड़ है, तो ऑक्शनर ने इनविटेशन टू ऑफर दिया है कि कौन इसको परचेज करना चाहता है। उसके बाद में अगर मुंबई इंडियंस कहती है दैट यस आई एम रेडी टू बाय हिम ऑन 13 करोड़ फॉर एग्जांपल, तो मुंबई इंडियंस ने फिर ऑफर दिया है टू द ऑक्शनर को। समझ में आया? पहली पार्टी ने इनविटेशन दिया ऑफर का, सेकंड पार्टी ने ऑफर किया। समझ में आया? सर ये समझ नहीं आया, इनविटेशन और ऑफर क्या समझ, ये कैसे? सर ऐसे समझो, आईपीएल की ऑक्शन हो रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब उसमें मैं एक प्लेयर लेके चल रहा हूँ सिर्फ, जो कि है रोहित शर्मा, ठीक है, जो कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन है, ठीक है। अब जब ऑप्शन होगी, अब आप ये ऐसे लेके चलो कि रोहित, आईपीएल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, नो प्लेयर इज रिटेन्ड अंटिल नाउ, ठीक है, आईपीएल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है। अब रोहित शर्मा का नाम आता है, अब रोहित शर्मा को एज ए मुंबई इंडियंस कैप्टन हटा दो, ठीक है। अब आप ऐसे लेके चलो कि आईपीएल फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, रोहित शर्मा का नाम पहली बार आया, रोहित शर्मा का बेस प्राइस रखा गया 10 करोड़, ठीक है। रोहित शर्मा का बेस प्राइस जो रखा गया वो 10 CR है। अब जब आप आईपीएल के ऑक्शन देखते होगे, तो वहां पे एक पर्सन हु इज इन स्पेक्स, जो कि आपका ना पोडियम के पीछे खड़ा होता है, और वो हर प्लेयर का नाम निकाल रहा होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्लेयर हु इज रेडी टू बाय दिस। देन वो जो ऑक्शनर है, he is actually giving an invitation कि इसको कौन परचेज करना चाहता है, ठीक है। उसको ऑफर भी तो कह सकते हैं। नहीं सर, वो इनवाइट दे रहा है, ऑफर नहीं कहोगे आप इसके, वो इनवाइट कर रहा है लोगों को कि क्या आप खरीदना चाहोगे, वो ऑफर नहीं कर रहा है वो। अब इसके बाद में अगर फिर जब नीता अंबानी कहती है कि यस आई एम रेडी टू बाय हिम इन 10 करोड़ ओनली, तब नीता अंबानी ने ऑफर किया इसको। ओके सर, आ गया। समझ आया? यस सर। ठीक है। अगर आप लाइन पढ़ो, अगर आप where goods are sold through auction, the auctioneer does not contract with anyone who attends the sale. The auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale through the persons who have come to the auction may have the intention to purchase. ये लाइन आप ध्यान से पढ़ो और 2 से 3 बार पढ़ो, उसके बाद समझ में आएगी आपको। Similar decision was given in the case of Harris versus Nicholson. Red herring prospectus issued by a company is only an invitation to the public to make an offer to subscribe to security of the company. आप इस लाइन को इग्नोर करके चलो, ये एक तरीके का प्रोस्पेक्टस होता है, बहुत छोटी लाइन है, कंपनीज एक्ट हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ पे इग्नोर करेंगे इसको। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या, ठीक है। आपको ऑप्शन वाला समझ में आया? व्हाट इज एन इनविटेशन टू सेल? यस सर। परफेक्ट। सर इनविटेशन वो होता है जब हम, मान लीजिए उसने कहा था कि 12 करोड़ में मतलब इन्हें मतलब खरीद सकते हैं, तो हमने कहा 13 करोड़ में, वो इनविटेशन होगा। अगर हम नहीं, उस नहीं, जब उन्होंने कहा ना कि रोहित शर्मा का बेस प्राइस इज 12 करोड़ एंड इसको कौन खरीदना चाहता है, दैट इज एन इनविटेशन। और अगर नीता अंबानी उसके ऊपर आके कहती है कि मैं खरीदूंगी, दैट इज एन ऑफर। आप इस चीज को ऑक्शन के थ्रू ही समझो, इनविटेशन टू ऑफर को आप ऑक्शन के थ्रू ही समझो कि अगर ऑक्शनर कह रहा है कि मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूं, ठीक है, आप बताओ कौन खरीदना चाहता है, विच मीन्स ऑक्शनर आपके कोर्ट में बॉल डाल देता है कि सर अब आपके कोर्ट में बॉल है, अब आप बताओ कि आप खरीदना चाह रहे हो या नहीं खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। उसने बोला कि इसका बेस प्राइस ये है 12 करोड़, ठीक है सर, उसने बेस प्राइस बताया, उसने सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दिया कि इसका बेस प्राइस 12 करोड़ है।
अगर अब नीता अंबानी आके कहते हैं कि यस आई एम रेडी टू बाय हिम, तो नीता अंबानी इसमें ऑक्शनर जो है ना, जो नीता अंबानी जो वो परचेजर है, नीता अंबानी ने फिर ऑफर दिया है ऑक्शनर को, यस आई एम रेडी टू बाय हिम, अब आप बताओ मुझे 12 करोड़ में दोगे या नहीं दोगे। अब इसके अंदर लीगल रिलेशन भी क्रिएट करना चाह रही है नीता अंबानी, 2 पार्टीज भी हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सब्जेक्ट भी है, इलीगल भी कुछ नहीं है, अनलॉफुल भी कुछ नहीं है, और कंसिडरेशन भी है इसके अंदर। अब आप वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड ऑफर को दिमाग में लेके आओ, या आपके एसेंशियल किसी भी ऑफर को वैलिड बनाने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, और आप इन्विटेशन टू ऑफर को दिमाग में लेके आओ कि इन्विटेशन जब आपने इनवाइट किया ऑफर देने के लिए, तब वहां पे सारे के सारे फुलफिल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। तो आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि इन्विटेशन टू ऑफर में और ऑफर में डिफरेंस क्या है। जब ऑक्शनर ने उसको इनवाइट किया तो इन्विटेशन था कि मैं इसका ये बेस प्राइस रख रहा हूँ, क्या कोई खरीदना चाहता है। उसके बाद जब नीता अंबानी ने कहा कि हाँ मैं खरीदूंगी ऑक्शन में, तब वो ऑफर नीता अंबानी ने किया और ऑक्शनर ने इनवाइट किया था ऑफर करने के लिए कि ये बोल आपके कोर्ट में, अब आप ऑफर मेरे को करो, जो ज्यादा पैसे ले जाएगा वो प्लेयर ले जाएगा। ठीक है, ओके सर, आगे क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है सर, परफेक्ट। अब अगला चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। वही जो मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को एक प्राइस अगर कोट कर देते हो तो आप उसको ऑफर नहीं करोगे, रीड कर लेते हैं। व्हाट इज इन्विटेशन? जी बोलो 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 कुछ नहीं। के बाद चली गई है, तब तक हम कंटिन्यू करते हैं तो आप वापस आते हैं। An offer should be distinguished from an invitation to offer। ठीक है, invitation to offer क्या होता है? अब बात करते हैं, an offer is definite and capable of converting an intention into a contract, whereas an invitation to an offer is only a circulation of an offer. It is an attempt to induce offers and precedes a definite offer। नीता अंबानी वाला केस याद करना, ऑक्शनर ने ऑफर इनवाइट किया कि ऑफर दो, और उसके बाद अगर कोई एक ऑफर ऑलरेडी है जो इनविटेशन में था उसको सब सुपरसीड कर दिया। एन इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। पहले होता है इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर देने के पहले। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इनविटेशन टू ऑफर डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली एन ऑफर इमर्जेस इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। अगर इनवाइट इनविटेशन दे जाए ऑफर का तो उसमें ऑफर नहीं बनेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ उसके बाद एक ऑफर निकल के आएगा, उसके अगर नेगोशिएशन करोगे तब वो जाके बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, पहले नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वो एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू मेक एन ऑफर। सेक्शन याद कर लेना सर, सेक्शन आपको पहले ही मैंने बताया था, सेक्शंस क्या है। In terms of section 2A of the act, an offer is the final expression of willingness by the offerer। ऑफर आपको अपनी विलिंगनेस दिखा रहा है कि वो ऑफर करना चाहता है। टू बी बाउंड बाय द ऑफर शुड द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। ऑन द अदर एंड ऑफर्स मेड विद इंटेंशन टू नेगोशिएट और ऑफर्स टू रिसीव ऑफर आर नोन एज इनविटेशन टू ऑफर। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर दिया, उसमें उसने विलिंगनेस दिखाई कि तुम एक्सेप्ट करो, और जब दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी तो वो एक वैलिड चीज बन जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऑफर दिया जाता है विद एन इंटेंशन टू नेगोशिएट, कि अगर मैंने ये ऑफर किया उस पर हम नेगोशिएट कर लो, उसके बाद वो ऑफर बनेगा, उसको बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। Thus, when a party, without expressing his final willingness, proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make an offer, but only invites the other party to make an offer on those terms। IPL वाला एग्जांपल याद कर लेना। ऑक्शनर ने ऑफर किया है कि मैं 12 करोड़ का इसका बेस प्राइस है, खरीदना चाहते हो या इसके ऊपर नेगोशिएट करना चाहते हो तो आ जाओ। उसके बाद अगर नेगोशिएशन जब चलेंगी तो नेगोशिएशन could result in 13, 14, 15, 16, 20 crores, और नेगोशिएशन could settle down on 12 crores only if nobody is willing to buy that player। इसीलिए वो बनता है इनविटेशन टू ऑफर, एंड जो काउंटर पार्टी उसको अगर कुछ भेजती है इन टर्म्स ऑफ दैट इनविटेशन, वो बनता है आपका ऑफर। In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation to offer, the test would be intention। ये लाइन याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। With which statement is made। आपकी स्टेटमेंट बोलते हुए इंटेंशन क्या थी, आपको वो पकड़ना पड़ेगा
किसी भी ऑफर को ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो स्टेटमेंट ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है। The mere statement of the lowest price which the vendor could sell contains no implied contract to sell at that price to the person making the inquiry। उसने बोला कि मैं 900 में खरीद 900 में बेचूंगा, अगर किसी ने इंक्वायरी की कि कितने में बेचूंगे तो वो ऑफर नहीं बनेगा और कोई implied contract नहीं बनेगा। If a person who makes the statement has the intention to be bound by it as soon as the other accepts it, he is making an offer। इंटेंशन मैं स्टार्टिंग से बोलता रहा हूँ, इंटेंशन वाला वर्ड आप पकड़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑफर में कि इंटेंशन क्या है बंदे की जब वो ऑफर कर रहा है। क्या वो विलिंगनेस है उसकी उसको बेचने के लिए, क्या उसमें उसने प्राइस कोट किया है, क्या उसमें दो पार्टीज है यूनिलेटरल और बायलेटरल है, क्योंकि बायलेटरल होगा तभी आपका बनेगा। तो अगर दूसरा वाला एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑफर बनेगा, अगर दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो ऑफर नहीं बनेगा। Thus, the intention to be bound is important factor to be considered in deciding whether a statement is an offer or invitation to offer। ये लाइन आप बहुत अच्छे से याद करना, इंटेंशन बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड ये मैं आपको ना कोई भी एक डेफिनेट एग्जांपल देके इसमें नहीं समझा सकता कि क्या ये यही एग्जांपल्स हैं जो आपके ऑफर बनेंगे या फिर यही एग्जांपल्स जो कि आपके इन्विटेशन टू ऑफर बनेंगे। आपको कोई भी एग्जांपल अगर होगा तो आपको उसके अंदर लाइन पकड़नी पड़ेगी कि इसके अंदर इंटेंशन क्या है, क्या इसके अंदर इंटेंशन ऑफर ही कर रहा है वो डायरेक्टली सामने से या फिर वो इनवाइट कर रहा है। अब आप उसके अंदर वो आईपीएल वाला केस एक बार आप याद कर लेना कि वो इन्विटेशन ही दे रहा था या फिर वो ऑफर ही दे रहा था। फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर जब दिया था बी को कि तुम मुझे अपनी कार बेचो 2 लाख रुपए के अंदर, और बी ने कहा था कि ठीक है मैं परचेज करने के लिए तैयार हूँ 2 लाख रुपए दूंगा, तो ए ने ऑफर किया था बी को जहाँ पे कि उसकी विलिंगनेस थी कि वो कार बेचना चाह रहा है, उसमें लीगल कंसिडरेशन था, उसमें लीगली ऑब्जेक्ट था, अनलॉफुल एक्टिविटी कुछ भी नहीं थी। ये 4 5 6 चीजें जो भी आपकी ऑफर की जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे फुलफिल हो रहे थे। बट अगर आप आईपीएल के केस में कराते हैं तो वहां पे उसने इन्विटेशन भेजा कि मैं 12 करोड़ इसका बेस प्राइस है, मैं बेचना चाह रहा हूँ, अब आप लोग कितने में खरीदना चाह रहे हो आप मुझे बता दो। तो उसने इन्विटेशन भेजा, नीता अंबानी ने ऑफर किया कि मेरे को इतने में खरीदना है, या विजय माल्या ने ऑफर किया कि मुझे इतने में खरीदना है, प्रीति जिंटा ने ऑफर किया कि मुझे इतने में खरीदना है। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आता है बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर की इंटेंशन क्या है बंदे की, क्या वो इतने में ही बेचना चाह रहा है या फिर वो ऑफर फ्लोट या फिर वो एक किसी स्टेटमेंट फ्लोट कर रहा है जिसके बदले में उसको फिर ऑफर्स आएंगे। ठीक है। Following are instances of invitation to offer to buy or sell. Invitation by a company to the public to subscribe for its shares. A display of goods for sale in shop windows. Advertising auction sales and quotation of prices sent in reply to query regarding the price. ये 4 पॉइंटर्स आप याद कर लो। आपके जो क्वेश्चन अगर बनेगा एग्जाम में इन्विटेशन टू ऑफर का, वो इन्हीं 4 पॉइंटर्स के अंदर से हिसाब से बनेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, आईसीए इसके बाहर नहीं जाएगा अभी, क्योंकि थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है, इसलिए आईसीए इन 4 पॉइंटर्स के बाहर नहीं जाएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देने के लिए। किसी को कोई डाउट है इसमें? सर इन 4 पॉइंट्स में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? डिपेंड करते हैं आपको, वही जैसे मैंने बताया कि केस स्टडी बना के आपको पूछेंगे। फॉर एग्जांपल वही केस आप एक केस स्टडी आपको बना देंगे कि एक कंपनी है उसने अपने शेयर्स फ्लोट किए मार्केट के, ठीक है मैं पहले वाले एग्जांपल पे ले लेता हूँ। उसने अपने जैसे आईपीओ आता है, अपने आईपीओ सुना इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होते हैं, तो जब आईपीओ आता है तो कंपनी एक बेस प्राइस फ्लोट करती है कि मेरे जो शेयर का बेस प्राइस होगा वो 100 रुपये होगा फॉर एग्जाम्पल। अब उस शेयर की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उसका जो प्राइस है मार्केट के अंदर वो ऊपर या नीचे जा रहा होता है, ठीक है। अगर उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, अगर वो कंपनी पॉपुलर है एंड पीपल थिंक कि कंपनी आने वाले टाइम में ऊपर ही जाएगी, तो वो 100 का 150 200 या 105 110 के हिसाब से परचेज करने वाला कंपनी को ऑफर करते हैं दैट वी आर रेडी टू बाय योर शेयर नॉट इन 100 बट इन 110 या 120 130 या 150, ठीक है। तो कंपनी ने इन्वाइट किया कि मेरे शेयर का प्राइस है 100, कोई खरीदना चाहता है तो बता दो। पब्लिक ने काउंटर ऑफर किया कि मैं खरीदना चाहता हूँ 100 में या 110 में 120 में 150। पहला एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप लोग अगर मॉल्स में जाते हैं तो मॉल्स में शॉप्स के बाहर आपके वो लगे होते हैं गुड्स, जो फॉर एग्जांपल मैं अगर कपड़ों की दुकान की बात करूँ तो कपड़ों की दुकान के बाहर आपके डमी पे आपके क्लोथ्स लगे होते हैं, तो वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और हमसे कपड़े खरीद लीजिए। उन्होंने ऑफर नहीं किया, दे हैव जस्ट गिवन यू एन इनविटेशन कि आप हमसे खरीद सकते हैं। थर्ड पॉइंट एडवर्टाइजिंग ऑप्शन से, जो मैंने आपको आईपीएल वाला एग्जांपल दे दिया है। कोटेशंस ऑफ प्राइसेस सेंट इन रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस।
ठीक है, अब मैंने जो आपको शेयर वाला एग्जांपल दिया था वो फर्स्ट और फोर्थ दोनों को कवर कर रहा है। कंपनी ने बोला कि मैं 100 में अपना बेस प्राइस रख रही हूँ, आपने कहा कि मैं 110 में खरीदना चाहता हूँ। अब आप बताओ दोगे या नहीं दोगे? तो उधर से भी आपने फिर एक इन्विटेशन उन्होंने दिया था और उसका रिवर्ट आपने दिया था रिगार्डिंग प्राइस। जो उन्होंने उसने 100 रखा था तो उसने इनवाइट किया था आपको, उसके बाद अगर कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर वो आपका ऑफर बन जाएगा। ठीक है सर, इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे कि ये वाली केस स्टडी है, ये वाली सिचुएशन, आप इसमें बताइए कि ऑफर माना जाएगा, इन्विटेशन टू ऑफर माना जाएगा, या ये वाले हमने गुड्स यहाँ पे कंपनी ने उसमें शॉप ओनर ने बाहर लगा रखे हैं, अब आप बताइए कि ऑफर माना जाएगा, इन्विटेशन टू ऑफर माना जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन है। नीचे क्वेश्चंस हैं इसमें स्टडी मटेरियल में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लेके चलते हैं, हाउ टू मेक एन ऑफर। अगर कोई डाउट है तो ऑफर मेरे को बता दो, मैं फिर अभी क्लियर करके चलता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे एक समराइज अगर हम पढ़ें कि हाउ टू मेक एन ऑफर, तो इसमें आएगा ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्स्टिनेंस। एक्ट से अगर आप करोगे, एब्स्टिनेंस की डेफिनेशन अभी आप छोड़ दो ना, मैं आगे बताऊंगा। एक्ट की अगर आप बात करो तो एक्ट आपका वर्ड से भी हो सकता है और कंडक्ट से भी हो सकता है। आपने वर्ड उसको वर्बली कुछ बोला तो वो आपके ऑफर बन गया, एंड कंडक्ट आपने कोई ऐसा काम किया तब आपका ऑफर बन गया। वर्ड से अगर बनेगा तो वो आपका बाद में रिटर्न होगा या ओरल होगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ओरल आपका कभी भी नहीं चलेगा, या आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था, कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी इन रिटर्न फॉर्म। जब रिटर्न होगा तो एंड में जाके वो आपका ऑफर के बाद वो आपका एग्रीमेंट बनेगा, एंड एग्रीमेंट के बाद वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आफ्टर फुलफिलिंग दोस कंडीशंस। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी को भी, या फिर अगर मैं आपको अगर कोई एक ऑफर प्रपोज कर रहा हूँ, या आप मुझे कोई ऑफर प्रपोज कर रहे हैं, वो कब जाके वो आगे उसमें एग्जीक्यूशन होंगी, जब उसकी एक्सेप्टेंस होगी। अगर वो सिर्फ ऑफर ही बन के रह गया तो उसमें फिर कुछ भी नहीं होगा, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। It will not be taken to the next step, or it will not be taken to the next stage any time, और वो ऑफर एक टाइम के बाद में वहीं खराब हो जाएगा, एंड उसकी फिर कोई भी वो अहमियत नहीं रहेगी। तो अगर आप बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में आता है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2B, द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. Assent का मतलब होता है हाँ, yes. Proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. लाइन पढ़ो और बताओ मेरे को समझ में आया नहीं है। समझ आ गया सर। ओके, एनालिसिस करो इसका। सिंपल है, ए ने बोला बी को कि कार बेचूंगा, बी ने कहा ठीक है मैं खरीदता हूँ, तो उसने एक्सेप्टेंस दे दी, और जैसे उसने एक्सेप्टेंस दी वो प्रॉमिस बन गया। ठीक है, person to whom a proposal is made, i.e. B in the above example, and B signifies his consent on that proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A. जब B ने अपनी proposal दी है, या सॉरी A ने अपनी proposal दी एंड B ने उसको consent दिया, that is कि उसने अपना assent दिया, acceptance दी, तब फिर ये आपका बना promise। ठीक है, पहले रहा ऑफर, ऑफर के बाद बना प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद बनेगा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बाद बनेगा रिलेशनशिप बिटवीन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। According to Sir Williamson Anson, acceptance to offer what a lighted match is to a train of gunpowder. बहुत टेक्निकल लाइन बोल दी सर ने, दोबारा पढ़ते हैं। According to Sir William Anson, acceptance to offer what a lighted match is to train a train of gunpowder. मतलब अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी अपने ऑफर के लिए, तो इट इज जस्ट लाइक कि आपने गन पाउडर में माचिस की तिल्ली जला के लगा दिया, which means कि आपका फिर वो आग लगेगी ही लगेगी। The effect of this observation is that what acceptance triggers cannot be recalled or undone.
but there is a choice to the person who had the train to remove it before the match is applied. In effect means that the offer can be withdrawn just before it is accepted. Acceptance converts the offer into a promise, and then it is too late to revoke it. This means as soon as the train of gunpowder is lighted, it would explode. Train of gunpowder offer in itself is inert, but is the lighted match. सारी भाषा को छोड़ो, सिंपल सी चीज है. अगर ए ने बी को कोई ऑफर किया है, तो अगर ए को उसको रिवोक करना है, तो बी की एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक करना पड़ेगा. अगर ए ने ऑफर किया और बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन जाएगी एक्सेप्टेंस, और बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाएगी आपकी एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस के बाद वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ प्रॉमिस. देन इट विल बी टू लेट टू रिवोक इट. उसके बाद फिर वो बाकी सारी चीजें आपकी एसेंशियल एलिमेंट जो होगी आपकी प्रॉमिस के बाद आपकी एग्रीमेंट के बाद आपकी वो जो कॉन्ट्रैक्ट की रह जाएगी. इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज को ना पढ़ते हुए सीधी ये चीज है कि अगर ए को रिवोक करना है कोई भी अपना ऑफर, तो बी की एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर लो. अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो रिवोक नहीं होगा. ठीक है. The significance of this is an offer in itself cannot create any legal relationship, but it is the acceptance by the offeree which creates a legal relationship. ए ने अगर बी को कोई ऑफर किया तो उसमें कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ, बट अगर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तब उसके अंदर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया. And once an offer is accepted, it becomes a promise and cannot be withdrawn or revoked. An offer remains an offer so long as it is not accepted, but becomes a contract as soon as it is accepted. Any doubt? Anybody? बताओ, दोबारा समझाता हूँ. लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, लैंग्वेज को भूल जाओ, इंटेंट पे जाओ कॉन्सेप्ट की. सर दोबारा समझा दो. सर आप थोड़ी इजी लैंग्वेज समझाता हूँ सर. सिर्फ आप दो पार्टीज मान के चलिए, एक पार्टी आप और एक पार्टी मैं. ठीक है. एक पार्टी आप स्टूडेंट्स, या एक को भी ले लेता हूँ, खुशदीप को मैं लेता हूँ, या आशु को लेते हैं इस बार. ठीक है. खुशदीप तो मैंने एग्जांपल से पहले बहुत बार लिया, पैरासिटामोल में भी बाकी क्लास में, तो इस बार आशु को लेके चलते हैं. ठीक है. और एक पार्टी एएस एडुकेट. अब एएस एडुकेट ने आपको ऑफर किया कि वी विल give you lectures for all these 4 CA फाउंडेशन की जो भी आपके जो कोर्स है, जो भी आपकी जो क्लासेस आएंगी, हम आपको लेक्चर देंगे, तो क्या आप हमसे पढ़ना चाहते हो? उसके बाद अगर आपने कहा कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने आपको दिया था ऑफर, एंड once you give me the acceptance, वो ऑफर बन गया प्रॉमिस. और जैसे मैंने आपको कहा कि आप पढ़ना चाहते हो, तब वो था ऑफर. आपने कहा मैं चाहता हूं, तो जैसे आपने कहा ना मैं चाहता हूं, हम लोग एक लीगल रिलेशनशिप और एक उसके अंदर आ गए, जो कि आपकी हम दोनों के बीच में बाउंड होती है. अगर मुझे अब फॉर एग्जांपल मेरा मन नहीं है आप लोगों को पढ़ाने का, ठीक है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं नहीं चाह रहा कि मैं ये वाला बैच कंटिन्यू करूं, या फिर मैं कोई ये वाला बैच स्टार्ट ही करूं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग. ठीक है. तो मैं अगर ये नहीं चाहता हूं, तो वो मुझे करना पड़ेगा आप लोगों की एक्सेप्टेंस से पहले, बिकॉज वंस यू एक्सेप्टेड ना, देन इट बिकम्स अ प्रॉमिस, एंड वो फिर मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, वो मेरे को आपको क्लासेस देनी ही पड़ेंगी. ठीक है. अब उसमें जो सीन आते हैं डेमो क्लासेस और जो मेन क्लासेस वगैरह जो कुछ भी आते हैं, तब उसके अंदर वी बोथ गॉट बाउंडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड मैं अब ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, और वो मुझे प्रॉमिस अपना फुलफिल ही करना पड़ेगा. हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, हम लोगों ने वो लाइन मैंने जो आपको ऑफर किया था, वो मैंने रिटर्न में किया था फॉर्म्स के ऊपर. आपने फॉर्म एक्सेप्ट किए, मैं आ गया और मैंने आपको क्लास दिया, एंड वो फिर मेरा प्रॉमिस बन गया. उसके बाद में फिर वही प्रॉमिस रहेगा. प्रॉमिस के बाद में आपकी लीगल एंटिटी या लीगल रिलेशनशिप आनी चाहिए. एग्रीमेंट बनाएंगे फिर उसको, और एग्रीमेंट बनाने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. अब समझ में आया? बेसिकली मतलब सबसे आसान भाषा में समझो कि अगर ए ने बी को कोई ऑफर किया है, और अगर ए चाहता है कि वो उसको फुलफिल ना करे, या उसका मन नहीं है, या फिर वो नहीं चाहता करवाना, तो बी के एक्सेप्टेंस से पहले उसको करना पड़ेगा. अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो रिवोक नहीं कर सकता, फिर वो प्रॉमिस बन गया, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ना बनने दो उसको. ठीक है. और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनने दिया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीजें आपकी उसके ऊपर एप्लीकेबल होती चली. तो सिंपल लैंग्वेज में समझो
कि अगर किसी ऑफर को प्रॉमिस नहीं बनने देना है तो सेकंड पार्टी के एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसको खत्म कर दो और रिवोक कर लो। अगर अगर आपने नहीं किया तो सेकंड पार्टी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप लीगली बाउंड हो जाओगे उससे। एनी डाउट एनीबॉडी? क्लियर है सर। परफेक्ट। आगे चलते हैं। लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। इसमें मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, बहुत सिंपल है। मैंने आपको ऑफर किया, अगर आप ही एक्सेप्टेंस दोगे मुझे, अगर आपके बेस पे कोई और दे रहा देन इट विल नॉट बी वैलिड। ठीक है। सेकंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। As per section 7 of the act, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some unusual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted. Basically, अगर मैंने आपको एक ऑफर किया तो वो आप जो एक्सेप्टेंस मेरे को दोगे, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है सर वो गलत नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए और वो एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब क्लियर कट आप मेरे को एक्सेप्टेंस देंगे। अगर आप एक्सेप्टेंस में ऊपर नीचे चीजें हो रही है तो फिर वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है। एग्जांपल पढ़ो। M offered to sell his land to N for 280 pounds and replied purporting to accept the offer but enclosed a check for 80 pounds only. He promised to pay the balance of 200 pounds by monthly installments of 50 each. It was held that N could not enforce his acceptance because it was not an unqualified one. दोबारा पढ़ो। M ने ऑफर किया कि अपनी N को लैंड बेचेगा 280 रुपए में, लेके चलो पाउंड छोड़ दो। N ने रिप्लाई किया कि वो एक्सेप्ट करता है कि वो खरीद लेगा, बट उसने चेक जो दिया वो 80 पाउंड का ही दिया। घर बेच रहे थे 280 का, उसने दिया 80 पाउंड और उसने प्रॉमिस किया कि वो बैलेंस के 200 जो मंथली 200 पाउंड के रह गए वो 50-50 की इंस्टॉलमेंट में हर महीने देगा। तो इन्होंने बोला कि एन एनफोर्स नहीं कर सकता अपनी एक्सेप्टेंस बिकॉज इट वाज नॉट एन अनक्वालिफाइड वन। बेसिकली वो क्वालिफाइड थी। एम ने बोला 280 पाउंड की बेचूंगा, एन ने बोला मैं खरीदता हूँ। एम ने नहीं बोला था ना उसको कि मेरे को इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दियो, बट एन ने बोला कि 80 पाउंड अभी ले ले, बाकी 50-50 4 इंस्टॉलमेंट में ले लियो, क्योंकि ये क्वालिफाइड थी। अब एब्सोल्यूट तो थी क्योंकि इसके अंदर अमाउंट भी था और अमाउंट भी था, सब्जेक्ट भी था और लॉफुल कंसिडरेशन भी था, सारी चीज थी, बट अनक्वालिफाइड नहीं थी। बेसिकली क्वालिफाइड थी। एम ने बोला कि 280 में बेच, एन ने बोला ठीक है बेच रहा हूँ, एन ने बोला ठीक है खरीदूंगा, बट एम ने तो नहीं कहा कि इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दियो, एन ने खुद की मर्जी से इंस्टॉलमेंट में पैसे देने का बात कर दिया। तो एन अपनी एक्सेप्टेंस इसमें फोर्स नहीं कर सकता। अगर एम चाहे तो एन को वो जमीन नहीं बेचेगा। समझ में आया? यस सर। परफेक्ट। बाकी दो एग्जांपल्स आप खुद पढ़ लेना, somewhat इसी से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट, the acceptance must be communicated. To conclude a contract between the parties, the acceptance must be communicated in some perceptible form. मतलब मैंने अगर आपको कोई ऑफर किया, आपने मुझे ऑफर अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट तो करोगे ना। ये तो नहीं मान के बैठ जाऊंगा, आप ये नहीं मान के बैठ जाओगे कि मैंने नहीं बोला है तो ये हम ये मान लेंगे कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने पहले भी समझाया था, यहाँ पे साइलेंस विल नॉट बी टेकन एज अ यस, साइलेंस विल बी टेकन एज अ नो। Any conditional acceptance or acceptance with varying or two different conditions is no acceptance. Such conditional acceptance is a counter proposal. जो आपने अगर आपको याद हो तो ए ने बोला था 10 लाख में जमीन बेचूंगा, बी ने कहा 8 लाख में खरीदूंगा। That was a counter offer and has to be accepted by the proposer. अगर ए बोलता कि ठीक है 8 लाख में खरीद ले, और तो ए का ऑफर वहां पे खत्म था, और अगर ए कहता कि नहीं 10 में ही बेचूंगा तो बी का ऑफर वहां पे खत्म था। उसके लिए क्या है कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ए ने बोला इतने में बेचूंगा, बी ने बोला इतने में खरीदूंगा, तो और ए ने उसको बोला कि यहाँ पे, बी कहता है कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे अपनी एक्सेप्टेंस को तो वो नहीं माना जाएगा दैट इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके ऊपर किसी को कोई डाउट? सर रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली ये है सोनिया कि आपको जो ऑफर है ना, फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफर किया
अगर आपको याद होगा वो वाला केस लॉ जो मैंने आपको बताया था कि ए ने बोला बी को कि 10 लाख रुपए की मैं अपनी अपनी जो मेरा घर है ये मैं आपको 10 लाख का बेचूंगा। ठीक है, तो ए ने एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ए ने ना ऑफर किया है बी को। ठीक है, बी अगर मान लो खरीदना चाहता है तो बी ए को बताएगा आके कि हाँ मैं खरीदना चाह रहा हूँ, यस। अगर बी ए को आके नहीं बताता है कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ तो इसमें आप ये नहीं मानोगे कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया। हम यहाँ पे बी की साइलेंस को नो मान के चलेंगे, दैट ही डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट। अगर बी यस कहना चाह रहा है तो वो ए को जाके बताएगा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, मुझे 10 लाख का बेच दो। ठीक है, इंटेंट इस लाइन का ये है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस आल्सो मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने ऑफर कम्युनिकेट किया है टू द सेकंड पार्टी, तो सेकंड पार्टी विल आल्सो कम्युनिकेट हिज और हर एक्सेप्टेंस टू द फर्स्ट पार्टी, and if not, then it will not be considered as a valid acceptance, and it will not that offer will not turn into an agreement, or an agreement will not turn into a contract. तो ये आपका वैलिड होगा ही नहीं। क्लियर है सर। क्लियर है, परफेक्ट। और किसी को कोई डाउट है? केस लॉ पढ़ लो, ब्रॉकटन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। A supplier sent a draft agreement relating to the supply of coal to the manager of railway company. ठीक है, जिसको कि आप आगे मेट्रोपॉलिटन रेलवे कहोगे फॉर हिज एक्सेप्टेंस। वर्ड पे ध्यान देना, फॉर हिज एक्सेप्टेंस। The manager wrote the word approved on the same and put the draft agreement in the drawer of the table. Intending to send it to the company's solicitors for a formal contract to be drawn up. By an oversight, the draft agreement remained in the drawer, held that there was no contract as the manager had not communicated his acceptance to the supplier B. कोई भी डाउट है इसके अंदर मुझे बता दो, बहुत क्लियर लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नो सर। परफेक्ट, एसेंस बता देता हूँ। फिर भी ए ने बी को बोला कि मैं तुझे माल सप्लाई करना चाहता हूँ, बी ने लेटर पे साइन कर लिया, अपने ड्रॉअर में रख लिया, उसने ए को भेजा ही नहीं। क्योंकि उसने ए को नहीं भेजा तो बी की एक्सेप्टेंस ए के पास गई ही नहीं, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। Where the mode of acceptance is prescribed in the proposal, it must be accepted in that manner only. But if the proposer does not insist on the proposal being accepted in the manner prescribed after it has been accepted otherwise, i.e. not in the prescribed manner, the proposer is presumed to have consented to the acceptance. ऐसे जो समझ के चलते हैं, हमने आपको ईमेल किया और हम कहते हैं कि हमें आंसर ईमेल, हमें जो आपका रिवर्ट है वो ईमेल में ही चाहिए। अगर वो रिवर्ट आप ईमेल में ना करके बाय पोस्ट भेजते हो तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें ईमेल में ही एक्सेप्टेंस चाहिए, आपने बाय पोस्ट भेज दिया, और अगर मैं आपके बाय पोस्ट के ऊपर काउंटर नहीं करता हूं तो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ठीक है, एनी डाउट एनीबॉडी? आगे चलो। यस सर। ठीक है, टाइम का पर्सपेक्टिव अगर लेके चलो तो एक्सेप्टेंस आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में ही आपको करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, डेफिनेट होना चाहिए, तो इनडेफिनेट इन्फिनिटी टाइम नहीं चलेगा। अगर कहीं पे भी इन्फिनिट है तो वो नहीं माना जाएगा। एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ये वाला, इस वाले टाइम के अंदर मैंने आपको ऑफर किया कि ये वाली चीज मैं आपको दे रहा हूं, इस टाइम तक ले लेना, तो अगर आप उस टाइम में एक्सेप्टेंस दे दोगे तभी वो माना जाएगा, अगर वो नहीं दोगे तो वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज mere silence is not acceptance. That is only कि we will not consider silence as a yes, we will consider silence here as a no. अगर मैंने ऑफर किया और आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, मतलब आप चुप अगर बैठ गए, तो I will take it as a no, I will not take it as a yes. Next point, acceptance by conduct or implied acceptance. पुली वाला एग्जांपल याद करो। पुली आया,
सामान उठाया, चल दिया। अब वहां पे ऑफर की जगह एक्सेप्टेंस पे चले जाओ। जो सामान का जो ओनर था उसने कुछ भी नहीं बोला और उसने कुल्ली को सामान उठाने दिया और अपनी गाड़ी के पास तक आने दिया। दैट इज योर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अगर आप कुछ भी नहीं बोलते हो तो ये माना जाएगा कि आपने जो एक्सेप्टेंस है वो आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दिया उसको। यहाँ पे कुली ने आपको ऑफर किया और आपने सामान उठवाया तो हम ये मानेंगे, और आपने मना नहीं दिया उसको तो यहाँ पे वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मानेंगे, क्योंकि वो आपकी नजरों के सामने से सामान उठा के चले। Performance of the conditions of a proposal or the acceptance by any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a proposal constitutes an acceptance of the proposal. This section provides the acceptance of the proposal by conduct as against other modes of acceptance, that is verbal or written communication. Examples: when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods, the customer's order for goods constitutes the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. समझ में आया एग्जाम्पल, या मैं और इसको भी और समझाऊं? I will take silence as well. आगे समझ? ठीक है सर। अगला पॉइंट है एग्जाम्पल, when a cobbler sits with the brush and polish, the person giving a shoes for polishing constitutes as acceptance by conduct. आप कोई भी काम करते हैं जिसके करने से आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी तो उसको आपका एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कहा जाएगा। अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं जो कि आपकी एक्सेप्टेंस दिखा देता है इन एनी वेज। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। The importance of offer and acceptance is giving effect to a valid contract was explained in the previous paragraphs. One important common requirement for both offer and acceptance is their effective communication. आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो फिर वो आपका ऑफर और एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा, उसमें effective and proper communication prevents avoidable revocation and misunderstanding between the parties. क्योंकि अगर आपकी क्लियर ऑफर है, क्लियर कट ऑफर है, क्लियर कट एक्सेप्टेंस है तो आपकी जो अगर रिवोकेशन करना है तो आप रिवोक भी कर सकते हो, अगर आपको रिवोक नहीं करना है तो आप रिवोक नहीं करोगे क्योंकि आपको पहले ही सारी चीजें क्लियरली पता है इन योर ऑफर एंड इन योर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। When the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is मतलब क्या? दोबारा बोलो सर। रिवोकेशन मतलब क्या? रिवोकेशन मतलब सर वापस ले लेना। ठीक है, when the contracting parties are face to face, there is no problem of communication because there is instantaneous communication of offer and acceptance. सामने सामने खड़े, सामने सामने बात हो गई, बात खत्म हो गई। In such a case, the question of revocation does not arise since the offer and its acceptance are made are instantly. ठीक है, सामने सामने बात होगी, बात खत्म। The difficulty arises when the contracting parties are at a distance from one another and they utilize the service of the post office or telegraph or email. In such cases, it is very much relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made or complete. The Indian Contract Act 1872 gives a lot of importance to time. टाइम के अंदर आपकी बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इन डिसाइडिंग व्हेन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि कब माना जाएगा कि ऑफर हुआ था और कब माना जाएगा कि वो ऑफर कंप्लीट हुआ था एक्सेप्टेंस होने के बाद में। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made. ठीक है सर, ए और बी के बीच में अगर कोई भी ऑफर, अगर ए ने कोई भी ऑफर अगर बी को किया है वो ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट मान ली जाएगी जब ए ने बी को ऑफर किया और बी को पता लग गया कि ए ने मुझे ऑफर किया, तब यहाँ पे ये माना जाएगा कि हाँ बी ऑफर की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। एग्जांपल के तौर पे पढ़ लो, where A makes a proposal to B by post to sell his house for 5 lakhs and if the letter containing the offer is posted on 10th March and if the letter reaches B on 12th March, the offer is said to have been communicated on 12th March to B when received the letter.
आप टाइमिंग वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि ये एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं कि ये कब माना जाएगा कि बी के पास ऑफर इस टाइम पे पहुंचा। किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. ठीक है, ये वाला ना एग्जाम्पल दोबारा पढ़ो आप, ये वाला 54। अब एक एग्जाम्पल लेके चलो, ए ने बोला बी को कि अपना घर बेचूंगा, ठीक है, और अगर ये सामने सामने होते तो वहीं पे खत्म हो जाती, इंस्टेंटली बातें खत्म हो जाती, एंड ऑफर की टाइमिंग वगैरह की चीजें की प्रॉब्लम आती ही नहीं। टाइमिंग वगैरह की प्रॉब्लम जब आती है तब आती है कि जब फॉर एग्जांपल ए है एक जगह पे एंड बी है दूसरी जगह, ठीक है। तो ए ने बोला कि ए ने ना इसको एक पोस्ट किया एंड बी को पोस्ट मिला 12 मार्च को, एग्जांपल में समझ रहा हूँ, और ए ने पोस्ट किया था 10 मार्च को। तो अब अगर आप आइडियली एक चीज देखोगे तो ए ने तो 10 मार्च को पोस्ट कर दिया, तो ए की जिम्मेदारी यहाँ खत्म, पर क्योंकि बी को ये पोस्ट 12 मार्च को मिला है, तो बी की जो ऑफर की जो एक्सेप्टेंस है ना, जो ये माना जाएगा, सॉरी नॉट इन ऑफर टू एक्सेप्टेंस, ये माना जाएगा कि बी को जो ऑफर पता लगा है वो 12 मार्च को पता लगा, नॉट ऑन 10th मार्च, क्योंकि उसके पास पोस्ट ही 12 मार्च को है, ठीक है। अगला पॉइंट अगर पढ़ते हैं तो thus it can be summed up that when a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. अगला पॉइंट है सर, mere receiving of the letter is not sufficient, he must receive or read the message contained in the letter. He received the letter on 12th March, but he reads it on 15th March. In this case, offer is communicated on 15th of March and not 12th of March. इस केस के अंदर बी को ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर मान लो ये चीजें अगर आपके कोर्ट ऑफ लॉ में चली जाती हैं, तो इस केस के अंदर बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने लेटर 15 मार्च को ही पढ़ा था। ए बोलेगा कि लेटर जब 12 मार्च को पहुंच गया था तो 15 मार्च को क्यों पढ़ा था, ऑफर का जो हम लोग कम्युनिकेशन जो ऑफर हम लोग कंप्लीट मानेंगे 12 मार्च को, ठीक है। बट बी अगर कहेगा कि मैंने 15 मार्च को पढ़ा था, तो बी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि 15 मार्च को क्यों पढ़ा था। देन देयर विल बी सम कंडीशन, जो सॉरी देयर विल बी सम ऑफ द सिचुएशंस रहेंगी आपकी, जिसके बेसिस पे बी ये कह पाएगा कि ये मैंने जो लेटर है 12 मार्च को, इस 12 मार्च को मेरे को रिसीव हुआ था, पर पढ़ा मैंने 15 को, इसीलिए मेरे को 15 का माना जाएगा, अगर वो प्रूव कर देता है तो, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में, भाषा में ये समझो, 10 को भेजा, 12 को मिला, 15 को अगर पढ़ा तो 15 को माना जाएगा कि ऑफर जो है वो 15 को कम्युनिकेट हुआ है, 12 को नहीं कम्युनिकेट हुआ। कोई भी डाउट है किसी को बताओ, दोबारा लेके चलता हूँ। No, sir. परफेक्ट। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। देयर आर टू इश्यूज फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। दे आर द मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंप्लीट। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। सेक्शन 3 याद मत करना, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Section 3 of that prescribes in general term two modes of communication, namely एक आता है by any act, जो आपका conduct से आया था, by omission, जो आप भूल जाते हो, intending thereby to communicate to other which has effect of communicating it to the offer। दो तरीके से आता है, या आप कोई एक्ट ऐसा कर देते हो या फिर आप कोई चीज छोड़ देते हो, छोड़ने की जो इंटेंशन है वो आपकी है कि आपने कम्युनिकेट कर दिया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन बाय एक्ट। Communication by act would include any expression of words, whether written or oral, ठीक है। Written words will include letters, telegrams, faxes, emails and even advertisements. Oral words will include telephone messages. Again, communication would include any conduct intended to communicate, like positive acts or signs, so that the other person understand that what the other person acting or making signs means to say or convey। आसान भाषा में समझो, कम्युनिकेशन का दो तरीके से हो सकता है, एक रिटर्न और एक ओरल। रिटर्न जो आपका होगा वो लेटर से, आप जो बाय पोस्ट आप लेटर भेजोगे उससे हो सकता है, टेलीग्राम से आप जो पोस्ट भेजोगे उससे हो सकता है, फैक्स आप भेजोगे उससे हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट से भी हो सकता है। ओरल जो होगा वो आपके फोन कन्वर्सेशन के बेसिस पे होगा।
कम्युनिकेशन जो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस आपने जो दी है बाय एक्ट, वो तब माना जाएगा जब आपने कोई ऐसा एक्शन किया है जो कि आपका एक पॉजिटिव साइन दिखाता है टुवर्ड्स दैट ऑफर, और आपका कोई भी एक ऐसा एक्शन, मतलब आपने अगर से कोई भी एक्शन किया जिसकी वजह से वो पॉजिटिव साइन गया, एंड उस पॉजिटिव साइन की वजह से ऑफरर को ये समझ में आएगा कि हाँ दैट व्हाटएवर यू आर डूइंग, एक्टिंग और मेकिंग साइंस, कि आप अपनी एक्सेप्टेंस उसको दे रहे हो। एनी डाउट एनीबॉडी? बताओ, मैं नहीं दोबारा क्लियर करके चलता हूँ। सर रिपीट कर दो। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय, देखो एक्सेप्टेंस पहली जो होती है, एक्सेप्टेंस दो तरीके से होती है, पहली बाय एक्ट से और दूसरी बाय ओमिशन से। ठीक है, अब पहले मैं लेके चल रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस बाय एक्ट कैसे होती है, मतलब आप कम्युनिकेट कैसे करोगे बाय एक्ट से। आप जो कम्युनिकेट करोगे ना एक्ट से, तो आप दो तरीके से एक्ट से कम्युनिकेट करोगे। पहला आप कम्युनिकेट करोगे बाय रिटर्न और ओरल। ऐसे समझ के चलो, अगर आप एक्ट की बात करते हो, दो पार्ट्स हैं, रिटर्न और ओरल। ये आपके हो सकते हैं लेटर्स से, जो कि आप फिजिकली दे रहे हो, बाय पोस्ट से, बाय ईमेल से, बाय फैक्स से, ठीक है, या फिर आप एडवर्टीजमेंट से भी दे सकते हो। पहली बात तो आपकी ये होगी, ये आपका रिटर्न वाला पॉइंट। ओरल की बात अगर मैं करूँ तो आप फोन पे ओरल दे दोगे, ठीक है, या फिर अगर आप सामने सामने हो तब आप उसको ओरल दे दोगे। अब बात करते हैं कि आपने ऐसा किया तो पता कैसे लगेगा कि आपने वो उसको अपनी एक्सेप्टेंस दी। अगर आप रिटर्न में अगर आप जा रहे हो तो रिटर्न में आपकी कोई भी चीज, जैसे लेटर के अंदर जो आपको फिजिकली भेजोगे या पोस्ट से भेजोगे, ईमेल के अंदर, फैक्स के अंदर, या इवन एडवर्टीजमेंट के अंदर, आपकी जो लैंग्वेज होगी या फिर आपका जो भी एक्शन होगा उसके अंदर, जो भी आप लिख रहे होगे या फिर जो भी आप दिखा रहे होगे, वो आपका एक पॉजिटिव एक्ट दिखाना चाहिए या आपके पॉजिटिव साइन दिखाना चाहिए दैट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग, एंड ये वाली चीज आप फ्यूचर में लेके चले जाओगे। अभी समझ में आया? यस सर। परफेक्ट। ओरल के अंदर भी सेम चीज है, ठीक है, मेकिंग साइंस मींस टू से और कन्वे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन और टू डू समथिंग, मतलब ऐसा कुछ करना जिसके नहीं करने की वजह से आपने उसको कन्वे कर दिया दैट यस यू आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग। सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट or forbearance on the part of one person to convey his willingness or assent. However, silence would not be treated as communication by omission. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑफर दिया, ठीक है, 50,000, ए ने ऑफर किया 50,000 टू बी if he does not arrive before the court of law as an evidence to the case. B does not arrive on that date of hearing to the court. Their omission of doing an act amounts to acceptance. समझ में आया? किसी को कोई डाउट? परफेक्ट। अब चलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। फॉर इंस्टेंस, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्राइस बाय सेलर टू अ विलिंग बायर will be understood as a communication by conduct to convey acceptance. Similarly, one need not explain why one boards a public bus or a drop a coin into the weighing machine. मतलब जब अगर आप पब्लिक बस अगर लेते हो तो उसमें आप एक एक्सेप्टेंस देते हो कि आप ऑफर कर रहे हो, या आप ये कहो कि वो बस आपको ऑफर कर रही है कि जस्ट नो कम एंड सिट इन अस और लाइक सिट इन मी, और मैं आपको इस जगह पे ड्रॉप कर दूंगी। तो उसने आपको ऑफर किया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, आपने टिकट लिया, आप बैठ के वहां पे चले गए, विच मींस आपने ऐसा कंडक्ट किया जिसमें कि आपने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। सिमिलरली, अगर कोई वेइंग मशीन अगर कहीं पर लगी हुई है एंड यू स्टैंड ऑन दैट वेइंग मशीन टू मेजर योर वेट, तो उसने ऑफर, वो आपको ऑफर कर रही थी कि आप आइए और अपना वेट मेजर कीजिए, और आप उस पे जाके खड़े होते हैं, विच मींस कि आपने ऐसा एक कंडक्ट किया, आपने भी ऐसा एक्शन किया जिसकी वजह से आपने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। ओके, अगला पॉइंट है द अदर इशू इन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्ट और ओमिशन और कंडक्ट।
These indirect efforts must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance. दोबारा पढ़ते हैं. The other issue in communication of acceptance is about the effect of act of omission or conduct. तो दूसरा जो इशू है आपका इसके अंदर वो आता है कि आप ऐसा कोई एक्ट करें या फिर आप कुछ ना करें या फिर आप ऐसा कुछ करें जिससे कि आपका जो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन हो जाए. These indirect efforts must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance. मतलब आप जो भी ऐसा कुछ करते हैं तो वो effectively communicate करना चाहिए कि आप इसको accept कर रहे हैं या नहीं कर रहे. If it has no such effect, there is no communication regardless of which acceptor thinks about the offer within himself. अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन जाएगी या कम्युनिकेशन जाएगी तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी. अगर सेकंड पार्टी ऐसा कुछ करके जो कि क्लियरली दिखा ही नहीं रही है कि वो एक्सेप्ट करना चाह रही है या फिर अनएक्सेप्ट करना चाह रही है तो या फिर उसके आप ये कह लो कि उसके एक्शंस क्लियर नहीं है तो वो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी. ठीक है, एनी डाउट इसके अंदर? No, sir. परफेक्ट. ठीक है, आगे अगर ये पढ़े तो आप तो देयर thus a mere mental unilateral assent in one's own mind would not amount to communication. अगर अपने दिमाग में अगर हाँ सोच के बैठ गए हम लोग तो ये नहीं बनेगा. हमें हमारे जो एक्शंस होंगे बहुत क्लियर रखने पड़ेंगे whether we are actually doing it by an act or by omission or by conducting any activity. ठीक है, where a resolution passed by a bank to sell land to A remained uncommunicated to A. It was held that there was no communication and hence no contract. छोटा सा केस तो याद करने के लिए. Let us now come to the issue when communication of acceptance is complete. कि आपने acceptance तो दिया और वो complete कब माना है. Similar cases हैं. जैसे आपने जब ऑफर किया था ना तो ऑफर 12 को किया 10 को किया उसके बाद 12 को पहुंचा उसने पढ़ा 15 तो आपने ऑफर कम्युनिकेशन माना था एक्सेप्टेंस आपने 15 को. ठीक है, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. दोबारा पढ़ो, एग्जांपल समझाओ. As against the proposer, जिसने भी प्रपोज किया है ऑफर, when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same. बेसिकली जब ए ने ऑफर किया था बी को तो हमने ये माना था कि बी के पास जब पहुंचेगा तब मानेंगे कि उसने एक्सेप्ट उसको ऑफर कंप्लीट हो गई. बट अगर बी इसके अंदर लेटर में अगर लिख के ए को पोस्ट कर देता है तो आप जिस दिन वो पोस्ट कर देगा उस दिन उसके एक्सेप्टेंस मान लोगे क्योंकि उसके बाद उसके पास लीगली राइट खत्म हो जाता है उसको विड्रॉ करने का. ठीक है, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. और उसके बाद में जब उसके पास वो पहुंच जाएगा तब आप ये मान लोगे कि हाँ कम्युनिकेशन पूरा हो चुका. एग्जाम्पल से पढ़ो. when a proposal is accepted by a letter sent by the post, the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter of acceptance is posted and as against the acceptor when the letter reaches the proposer. मतलब जैसे उसने लेटर पोस्ट किया बी ने, ए ने बी को ऑफर किया था, बी ने अपनी हाँ लिख के जैसे ही लेटर पोस्ट किया उस डेट में मान लिया जाएगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया. इफ बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल एंड सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 14th, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ए इज कंप्लीट ऑन 14th. दैट इज व्हेन द लेटर इज पोस्टेड. As against B, acceptance will be complete when the letter reaches A. समझ में आया? दोबारा समझाऊं? समझ आ गया. आ गया? सर जी सर. नहीं सर, क्लियर है बस. Okay. अच्छा, here A, the proposal will be bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in the transit. ठीक है, ये वाली लाइन ना ये अच्छे से याद करना, इनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. ये वाली लाइनें याद अच्छे से ना पढ़ के समझ लेना. अब यहाँ पे कह रहा है कि A जो है प्रपोजल विल बी बाउंड बाय B's acceptance
even if the letter of acceptance is delayed, चाहे वो लेटर जो उसने एक्सेप्टेंस करके भेजा वो डिले हो जाए या फिर वो आपका कहीं बीच में खो जाए, भी अगर ये प्रूव कर देता है कि उसने लेटर पोस्ट किया था तो ये एक्सेप्टेंस ए के ऊपर भी बाउंड हो जाएगी, ठीक है। द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, but it is necessary that the letter is correctly addressed. मैंने आपको बताया प्रूव करना पड़ेगा, adequately stamped and duly posted. In such an event, the loss of letter in transit, wrong delivery, non-delivery, etc., will not affect the validity of the contract. Any doubts, sir? क्लियर है सर, बस इतना बहुत है सर, फिर आगे ना ऊपर से चला जाएगा मतलब अब और ना पढ़ाऊं? सर, फिर Yes. समझ नहीं आएगा। ये मैं फिर ये वाला ये यहाँ तक पढ़ा देता हूँ कि यहाँ तक वेयर प्रपोजल एक्सेप्टेड, ठीक है, ये वाली लाइन है, आप ये पढ़ लो। However, from the viewpoint of the acceptor, he will be bound by his acceptance only. चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास से ले लूँगा, ठीक है। तो मैं ये वाली चीज ना आपकी फॉरेन इंस्टेंस वाली मैं नेक्स्ट क्लास से दोबारा करती हूँ। तो बंद करें फिर, अभी ज्यादा हो गया आज ना। Yes, sir. समझ में आई है चीजें? अगर ना समझ में आई हो तो एज ऑलरेडी मेंशन आपके जो भी डाउट्स होंगे आप लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है। तो एज व्हेन आई विल गेट द टाइम आई विल जस्ट रिप्लाई टू योर क्वेरीज, ठीक है सर? ओके सर। ठीक है, फिर आप इसको रिवाइज करके आइए अगली क्लास में और फिर अगली क्लास से उठाते हैं। वैसे हमारा ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसके बाद हमारे सिर्फ 3 पेजेस ही रह गए। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, हम लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो भी कुछ मल्टीपल चॉइस है और उसमें आंसर्स नहीं है, बट आई जस्ट वांट कि एक बार आप लोग ना इसको चेक कर लेना, एक बार आप अपने हिसाब से आप उसको करके आना, उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा ऑलमोस्ट जो फर्स्ट चैप्टर है इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमारा फर्स्ट की जो स्टार्टिंग है वो चालू है। अब समझ में आया मैं पहले धीरे धीरे मैं क्यों स्टार्ट करके चल रहा था कि आपको पहले धीरे धीरे समझाऊं, पहले मैं आपको लॉ की नॉलेज दूं कि लॉ एक्चुअली में है क्या, पढ़ना कैसे चाहिए, और एबीसीडी मैं आपको समझाऊं पहले कि एबीसीडी क्या होती है लॉ की। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 क्लास में आपको बहुत धीरे पढ़ाया था, सो दैट आपको ग्रिप आए कि लॉ को पढ़ना कैसे है और लॉ को समझना कैसे और लॉ में होता क्या है, ठीक है सर? यस सर। ठीक है, तो अभी आज बंद करें। इसके बाद कौन सी क्लास है आपकी? 11:30 मैथ 11:30 बजे से, ठीक है सर। मिलते हैं फिर हम लोग थर्सडे को, ठीक है। आप लोग एक बार रिवाइज करके आना एंड अगर कोई भी डाउट्स वगैरह तो मुझे बता देना, और हम लोग थर्सडे को पहले एक बार ये जो हमने इस क्लास में जो किया वो गो थ्रू करेंगे एंड उसके बाद विल टेक अप द न्यू थिंग्स बिकॉज आई नो कि ये थोड़ा सा हेवी हो गया है, ठीक है। Okay, bye, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।